देश दुनिया का हाल। तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच मोदी सरकार ने आज भी बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक हुई तो फुल कैबिनेट में कई विकास के फैसले भी लिए गए। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत आने वाली जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। इस फैसले के क्या है मायने और इस मुद्दे पर कैसे होती रही है अभी तक सियासत, इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात वर्षों से देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वतन वापस जाने के बाद भी क्यों उठ रहे हैं सवाल, जो कि कई प्रकार से गंभीर भी हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तानी नागरिक इतने लंबे समय से भारत में ठहरे हुए थे, पनाह पाए हुए थे। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने लिया जाति गणना का बड़ा फैसला। अगली जनगणना के साथ होगी जातियों की गिनती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का इंडिया अलायंस पर निशाना, कहा केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया इसका उपयोग। केंद्र के फैसले का देश में स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025-26 के लिए गन्ने का FRP बढ़ाकर किया 355 रुपए प्रति क्विंटल। करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा इसका फायदा। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से करीब 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन शिलांग सिलचर राजमार्ग को भी कैबिनेट की मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की हुई बैठक। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ तरीके से जवाब। दोनों देशों के DGMO के बीच बातचीत में भारत ने दी सख्त चेतावनी। बांग्लादेश में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को 6 महीने बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं लगाएगा रोक तो जेल से हो सकते हैं रिहा। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कल से शुरू होगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट WIPS 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत। और सुर्खियों के बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया, जिसका देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक तरीके से स्थिति पे बहुत दूरगामी असर भी पड़ेगा। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिति के फैसले की जानकारी दी और बताया कि आने वाली जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCPA की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है।
हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए, उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। इससे समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी निर्बाध प्रगति होती रहेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जाति जनगणना का। इस फैसले के बाद से देश भर में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस फैसले की तारीफ की है। जाति जनगणना से देश में सभी जातियों की स्थिति का पता लगेगा, जिसके आधार पर सरकार को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी, जिसका फायदा देश के आम लोगों को मिलेगा। देश भर के तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही है। अब फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जाति जनगणना अपने आप में एक देश का बड़ा सियासी मसला और मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन इसका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। भारत में जनगणना के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली जाति जनगणना 1881 में हुई थी, या कहा जाए पहली जनगणना भी 1881 में हुई थी और उसके साथ जाति जनगणना भी की गई थी। तो ये एक तरीके से शुरुआत थी देश में पहली बार लोगों को गिनने को लेकर। उसके बाद आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई, जिसमें जब 10-10 साल का एक अंतराल पे जनगणना होती थी, उस समय 1931 में हुई। 1941 में जाति जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मतलब 31 तक के ही आंकड़े आज की तारीख में अधिकृत तौर पे मौजूद हैं देश की जाति जनगणना के आधार पर। 41 की हुई जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आज़ादी के बाद किसी भी बार, मतलब 1947 के बाद से जब कभी भी जनगणना हुई है, कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य है। इसी तरीके से हर 10 साल में जनगणना कराने का एक तरीके से प्रावधान है, और उसके तहत पिछली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड महामारी की वजह से देश एक तरीके से ठप था, बंद था, तमाम दिक्कतें थी। इस वजह से 2021 की जो जनगणना थी वो नहीं हुई, इसलिए पिछला जो अधिकृत आंकड़ा है 2011 का ही है। जाति जनगणना से क्या होगा हासिल, मतलब ऐसा क्या मिल जाएगा जिसकी जरूरत है और जिसका फायदा सरकार या समाज एक तरीके से उठा सकता है। क्या क्या चीजें मिलेंगी इस जनगणना से वो भी समझना जरूरी है। किस जाति की कितनी आबादी है देश में और राज्यों में, इलाकों के लिहाज से उसका एक ज्योग्राफिकली और पूरा ऑथेंटिक डाटा या कहा जाए जो अधिकृत डेटा होगा वो मिलेगा। सरकारी नौकरी और व्यवसाय के साथ साथ रोजगार में किस जाति की क्या स्थिति है, क्या एक तरीके से अलग अलग राज्यों में स्थिति, उसका एक पूरा पैमाना आंकड़ा मिलता नजर आएगा। जमीन जायदाद में लेकर किस हिस्से की कितनी हिस्सेदारी है वो भी अपने आप में एक आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। इसी तरीके से शिक्षा के स्तर में किस जाति की क्या स्थिति है ये आंकड़ा भी सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। साथ ही साथ पलायन को लेकर क्या स्थिति है, किस क्षेत्र विशेष से, किस जाति विशेष के लोग क्या कोई पलायन कर रहे हैं या कई अन्य राज्यों में जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक अधिकृत आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। किन राज्यों ने अभी तक जाति सर्वे कराया, क्योंकि जाति जनगणना कराना तो केंद्र का काम है, जातिगत सर्वे कराने की बात जो हुई है वो किन राज्यों ने कराया, उसमें पहला नाम बिहार का आता है। 7 जनवरी से 2 अक्टूबर 2023 तक एक तरीके से ये जनगणना, जिसको उस समय की सरकार ने कहा, लेकिन वो सर्वे कराया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के द्वारा, उस समय की बिहार सरकार के द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए थे, और उन आंकड़ों के तहत 214 जातियों के आंकड़े शामिल किए गए। तो उन आंकड़ों को एक तरीके से सर्वे का जो किया गया था उसके माध्यम से सार्वजनिक किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। तो ये अपने आप में बिहार की स्थिति। कर्नाटक की अगर बात की जाए 2015 में हुआ था जातिगत सर्वे, क्योंकि जनगणना भले ही वहां की राज्य सरकार कह रही हो लेकिन वो अधिकृत तौर पर जनगणना नहीं कहलाएगी। सर्वे के कुछ तथ्य जो हैं, कुछ आंकड़े जो फाइंडिंग्स हैं वो लीक हुए। कर्नाटक के 2015 के जातिगत सर्वे के आंकड़े कुछ लीक हुए, उसके बाद विवाद पैदा हो गया। विवाद किस बात को लेकर था, जो जानकारी आई उसके बाद में लिंगायत समुदाय और वोक्कालिगा जो समुदाय है उनके बीच में एक विरोध एक तरीके से देखने को मिला, जिसके चलते मौजूदा समय में कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस की सरकार बहुत गफलत में है, परेशानी में है, और कांग्रेस सरकार ने नहीं किया उसको सार्वजनिक। और आज भी वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में खींचतान दिखाई पड़ती है क्या इस आंकड़े का करना। इसी तरीके से तेलंगाना की बात की जाए तो 4 फरवरी 2025 को एक तरीके से ये आंकड़े जारी किए गए। तो जो जातीय सर्वे वहां पे कराया गया था वहां की मौजूदा राज्य सरकार ने, और लगभग 4.25 करोड़ आबादी में लगभग 46% से ज्यादा ओबीसी समुदाय की भागीदारी है, ये उनके सर्वे में निकल के आया था। ये कितना अधिकृत है, कितना ऑथेंटिक है, ये एक अलग बात है। जब भविष्य में कभी देश भर में जनगणना होगी उससे ये तय होगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 4 नवंबर 2023 को पास हुआ था सर्वे कराने का प्रस्ताव। उस समय की सरकार ने जातीय सर्वे कराने का प्रस्ताव पास किया था 4 नवंबर 2023 को। उसके बाद में 19 जनवरी 2024 को एक सर्वे की कवायद शुरुआत हुई थी कि साहब इसको अब जमीन पे अब उतारना है, और उसके लिए काम करने की बात शुरू हुई थी। लेकिन सर्वे की मौजूदा स्थिति क्या है इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, और सर्वे का नतीजा क्या हुआ इसको लेकर भी अभी बिल्कुल खामोशी है आंध्र में। तो इसको लेकर क्या हुआ अभी तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको बताएगी कि किन किन राज्यों में क्या स्थिति है। लेकिन ये मसला ऐसा है जिसको लेकर हिंदुस्तान में राजनीति अपने आप में लंबे समय से गरमाई हुई थी, और मौजूदा वक्त में भी इसको एक सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा था। इसी पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो कि आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जाति गणना का वार, विपक्ष से छिना सियासी हथियार। तो अपने आप में ये सीधे तौर पर भले ही अपने आप में कदम मोदी सरकार ने उठाया, लेकिन इसके सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गुरु प्रकाश है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा संदीप त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
गुरु प्रकाश जी, आप बीजेपी से हैं और सवाल ये कि आज इस फैसले को लेने की बड़ी वजहें क्या है, क्यों अचानक से, जब इस पे बहुत ज्यादा बहस फिलहाल आज के इस वक्त में नहीं हो रही थी, मौजूदा मोदी सरकार इस फैसले को लेकर आती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूं, ये देश अभी 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 वर्ष को भी मना रहा है। और इसी संविधान को लागू करने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को चेतावनी दी थी। बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान के लागू होने से देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, 1 पर्सन 1 वोट के अधिकार से, लेकिन देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पे असमानता और अन्याय रहेगा। बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने का, सामाजिक और आर्थिक असमानता को, सामाजिक और आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए पहली बार जो साहस किसी ने नहीं किया, जो नैतिक बल किसी ने नहीं कर पाया, वो चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, जो कमिटमेंट के बाद भी जो साहस, जो ताकत किसी ने नहीं दिखाया, वो अंततोगत्व अति पिछड़ी जाति से आने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है सर। और आज वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों में एक खुशी, उम्मीद, उत्साह और ऊर्जा की लहर है। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि जिस मांग को लंबे समय से कांग्रेस अभी करती नजर आ रही थी, हालांकि उनके पास भी दशकों तक मौका था इस पूरी मांग को पूरा करने का, लेकिन फिर भी आज जब सरकार ने वो फैसला लिया है तो इसका स्वागत करेंगे? और सर, फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, 2011 में हमने बिल्कुल जाति की जनगणना कराई थी और हम बार बार ये बात सरकार से कहते थे कि आंकड़े आपके पास है, उसको जारी कर दीजिए। हम इसीलिए कहते थे क्योंकि हमें और सबको पता है कि वो जाति जनगणना हमने कराई थी, 2011 में ही हुई थी। पहली बात, ये गुमराह करना बंद करना चाहिए। दूसरी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अच्छा, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? आप सुन रहा हूं सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा तथ्य रखा कि 2011 में उस समय की यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था और 2011 में वो कंप्लीट हुआ था। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार ने उसको जारी नहीं किया था। तो आप आगे कह सकते हैं कि उन्होंने भी जारी नहीं किया, एनडीए ने, लेकिन आपके पास भी समय था जो जारी नहीं किया था। अब अपनी बात को आप पूरा करें। मैं बताऊं जी, 2011 से सर स्टार्ट हुआ था, 2011 में पूरा नहीं हुआ था, पहली चीज। 12 में पूरा हुआ था जी। आपका एक सवाल, एक बड़ा मजेदार सवाल आपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये बताइए कि अभी कोई इतनी जो है लोगों की कोई चर्चा नहीं थी ना, अभी इतनी उस बात की डिमांड थी। अभी कुछ दिन पहले सत्र खत्म हुआ, उसमें भी आप घोषणा कर सकते थे, लेकिन ये हमें समझना होगा सर, देश मांग रहा है पाकिस्तान से बदला, देश मांग रहा है कि पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के मारिए, और ये सर गुमराह करने के लिए लेके आए जातिगत जनगणना। हम बहरहाल मांगते थे, हमारी डिमांड थी, हम चाहते थे, बिल्कुल हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कब लग के आइएगा, कब लाल आग दिखाइएगा, कब अपना 56 इंची सीना दिखाकर उसको डराने की कोशिश करिएगा। आज भी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष को बताते हैं कि ये इस वजह से। भाई, अब किसने हाथ पांव बांधा है आपका? पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक जात, एक एक समुदाय, पूरा धर्म, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। अब कहे डर रहे हो भाई? पाकिस्तान के छाती पे चढ़कर मारिए, जैसे इंदिरा जी ने मारा। ठीक है संदीप जी, पाकिस्तान के मसले पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और निश्चित तौर से आतंक के खिलाफ इस मुहिम में पूरा देश साथ है, लेकिन आज हम विषय इस बात पे बात कर लेते हैं कि साहब किस प्रकार से सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिसकी कांग्रेस अगुवाकारी की बात कर रही थी, अगर वो फैसला लिया गया है तो कितना महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे जल्दी। गुरु प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है कि ओबामा ओबामा करके रोने वाले भी आज पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, उरी में क्या हुआ था, बालाकोट में क्या हुआ था, इनके सलमान ठीक है संदीप जी, एक सेकंड। संदीप जी एक सेकंड। संदीप जी, जब आपकी बारी आएगी मैं आपसे पूछूंगा। संदीप जी, आपसे मैंने पूछा, आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आप दूसरे को बोलने दीजिए सर। इतनी जरा मैच्योरिटी तो दिखाइए संदीप जी, इतनी परिपक्वता दिखाइए कि आप सुन सकें, इतना धैर्य दिखाइए कि आप सुन सकें। सर, आपकी आज मांग को सरकार ने माना है। मैं आता हूं आप दोनों के पास में। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, देश के दशकों से एक पत्रकारिता के जीवन के तौर पे आपने तमाम बड़े ऊंचे नीचे बदलावों को देखा है। ये जो फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है, इस फैसले के मायने और इसके दूरगामी परिणाम, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? रामकृपाल जी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सामयिक फैसला है। और एक बात बता दूं कि बीजेपी कभी भी
इसकी विरोधी नहीं रही है। अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब देश में लोग सुरक्षा की बात करते हैं तब आप कहते हैं जाति जनगणना कराओ। जब जातीय जनगणना को शामिल करने की बात हो गई मुख्य जनगणना में, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को से ध्यान हटाने के लिए है। अरे ऐसा नहीं है भगवान, थोड़ा सा तो कभी कभी अपने ही देखिए। 2010 और 11 में ये इस पर बहस हुई थी बाकायदा यूपीए सरकार में, लेकिन तमाम सहमति के बाद कि जातीय जनगणना में जाति को शामिल किया जाए, उसकी पहचान को। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा कि जनगणना नहीं, ये सर्वे के रूप में हम कर सकते हैं, सर्वे वाली बात ये कांग्रेस ने की थी। और जब इन्होंने डिमांड उठाई, आप सीधे है कि 11 के बाद 21 में ड्यू थी, 21 में नहीं हो सकी, तो कभी भी नीतीश कुमार के समय जब ये डिमांड उठी तब भी बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन ये जनगणना का एक पार्ट हो सकता है, सर्वे का कोई मतलब नहीं होता, कोई स्टेट कराए। और इतनी बात कर रहे हैं कि जो 15 में कर्नाटक में इसे सिद्धारमैया ने कराया था, आज तक उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं आप? तो देखिए, ये तो होना ही था। पहली बात, आज मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान एक छोटा सा मुद्दा है, हमारे लिए और भी मुद्दे हैं। यानी राष्ट्रीय, देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक, ये जितने मुद्दे हैं, ये सरकार सब पर काम करती है। और ये पहले से ही तय था कि 2025 के लास्ट और 26 में जनगणना होगी। जनगणना इसलिए होगी कि जनगणना के हिसाब से फिर डिलिमिटेशन होगा। और जो कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जो सोचा था सपना कि महिलाओं का आरक्षण दें, वो भी काम मोदी जी ने बिना हल्ला मचाए किया। कांग्रेस की हिम्मत नहीं रही कि उसको कर ले। तो महिलाओं ये अपने आप में ऐतिहासिक, बिल्कुल भी मोदी ने की। उसी तरह से आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। लेकिन बता दूं आपको जी कि ये जनगणना में एक क्लास होगा जिसमें जातीय पहचान होगी जी। कहने का मतलब यह है कि जनगणना अपने समय पर 10 साल के बाद होती है। अगर मोदी जी जनगणना में इसको नहीं रखते तब आप ये डिमांड करते, क्योंकि विपक्ष को यह पता था कि जब भी जनगणना होगी मोदी जी इस चीज को खुद रखेंगे, इसलिए ये उछल के सोचते थे कि इसके बूते इलेक्शन पार कर लेंगे। लेकिन गुब्बारे की हवा मोदी जी ने, बिल्कुल एक सियासी मुद्दा अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। संदीप जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल समझना चाहता हूं कि एक तो ये आजादी के बाद से लेकर अभी तक एक बार भी कांग्रेस ने दशकों तक अपना जो उन्होंने केंद्र में रहे, उन्होंने इस प्रकार की जातीय जनगणना नहीं की। एक पूरा पॉइंटेड सवाल ये। दूसरा सवाल ये, 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातीय सर्वे जो कराया, उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जब आप दूसरे से सवाल करते हैं तो खुद पे भी उंगली उठती। मैं इन 2 पॉइंटेड सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं, संदीप जी। बिल्कुल सर, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पहली बात तो गोपीनाथ मुंडे जी ने सर्वप्रथम मांग की थी सदन में, जैसा कि भी रामपाल जी ने कहा। मैं नेता का नाम बता दे रहा हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। संसद में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की डिमांड करने वाले भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे जी हैं, ये फैक्ट है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन हमने उनकी मांग मानी, हमने कराया, सरकार ने, हमारी सरकार चली गई, आंकड़े नहीं जारी हुए। अब आते हैं सर कर्नाटका पर। कर्नाटका में सर फैक्ट ये है कि 2015 में सरकार बनी, हम मांग आए थे, ये वादा करके आए थे कि हम ये करेंगे। सर हमने स्टार्ट भी किया, फिर सर एक चट्टा आया सर, वो सरकार चोरी कर लिया। सरकार चोरी कर लिया तो सर जो हम चाहते थे 2015 में जो हमने बना दिया, एक आयोग बना दिया जिसकी शुरुआत कर दी, वो नहीं कर पाए। 2.5 साल सरकार चली गई, सरकार गिर गई। फिर उसके बाद हम फिर सरकार में आए तो हमने उसको पुनः से स्टार्ट किया और हमने सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट भी लीक हुई या चोरी हुई, हम उस पर आपके चैनल पर डिबेट भी कर चुके हैं। अब वो सार्वजनिक है, चाहे लीक के माध्यम से कह लीजिए या चोरी के माध्यम से कह लीजिए। अब आते हैं तो सार्वजनिक है, वो तो उस पर हम आपके चैनल पर डिबेट कर चुके हैं कि कौन कितना है, क्या क्या नहीं है। अब एक बात आती है सर कि मैं फिर कह रहा हूं, अभी रामकृपाल जी ने कहा कि मुद्दा छीन लिया, ये छीन लिया। सर जब भी हमने जातिगत जनगणना की सरकार से डिमांड की थी, किसी एक नेता का बयान बता दीजिए जिसने इस बात का समर्थन किया हो कि हम इसको करेंगे। ये तो कहते थे कि ये तो जात के नाम पर, अभी सर पहलगाम हुआ ना सर, ये क्या लिखे थे,
धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। क्या मतलब था सर? आ गए सर, आप तो घुटने पर टेक दिया ना सर। ये उस संविधान का कमाल है जो 400 पार का नारा लगाते थे, आज 240 पर ठीक है गुरु प्रकाश जी, सवाल ये है, गुरु प्रकाश जी सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भले ही आज के समय में बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस के दबाव में लिया, और आप पहले अलग बात करते थे, आज आपका स्टैंड अलग है। गुरु प्रकाश जी नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। 1961 में रामकृपाल जी की आवाज आ रही है, उसको डाउन करके जरा गुरु प्रकाश जी की आवाज को आगे रखें। रामकृपाल जी की आवाज को कम करके जरा गुरु प्रकाश जी की आवाज को रखें। कल मुझे 10 बजे असल में सीए के पास जाना है। मैं अभी रामकृपाल जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, रामकृपाल जी की आवाज आ रही है, उसको डाउन करके कृपया। हाँ, गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें। सवाल यह कि आपने जो फैसला भले लिया लेकिन दबाव में लिया। कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 1961 नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखा था, मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूं। 1990 राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि अगर आरक्षण लागू होगा तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी जब यहाँ पे राहुल गांधी जी विदेश में जाते, वो कहते हैं हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जिस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, जिस पार्टी के दर्द और दंश के कारण बाबू जगजीवन राम को ये कहना पड़ा कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिस पार्टी ने अपने नेता सीताराम केसरी को अपमानित किया, जिस पार्टी ने अपनी नेत्री कुमारी शैलजा को अपमानित किया, जिस पार्टी को लगातार दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार पराजय का सामना करना पड़ा, जो पार्टी 2014, 2019 और 2024 में परास्त होती है, आज वो एजेंडा सेट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से बड़ा आरक्षण विरोधी, सामंतवादी, एलिटिस्ट और प्रिविलेज संगठन आज तक इतिहास में कोई हुआ नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं, जो साहस ना नेहरू कर पाए, जो साहस ना राजीव गांधी कर पाए, जो साहस ना इंदिरा गांधी कर पाए, जो साहस ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो अति सामान्य जाति से आने वाले, अति सामान्य परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, तो अब पहुंची है। इस देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अब बनते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक चीज और, क्योंकि सवाल यह भी हो रहा है कि साहब आने वाले समय में बिहार चुनाव की सुगबुगाहट एक तरीके से शुरू ही हो चुकी है, उससे पहले आपने एक तरीके से ये सियासी दांव चला, ये आप पे भी आरोप लग रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर। नहीं, देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के पहले हमने कुछ किया था क्या? हम लोग काम करने वाले लोग हैं अमरेंद्र जी। हम कोई चुनाव के दृष्टि से कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाए, तो कम से कम उसके बाद हर एक पॉलिसी डिसीजन को, हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखना बंद कर दिया जाएगा। ना तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए मानिएगा और हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखिए, ये ठीक नहीं है। वास्तव में आज के ऐतिहासिक दिन पे बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पों को किसी ने पूरा किया है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। उनके सामाजिक न्याय के संकल्प को, समता के संकल्प को, समरसता के संकल्प को आज पूरा होते हम देख रहे हैं। देश से सामाजिक और आर्थिक अन्याय, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर होगी, और ये करना किसी अति पिछड़ी जाति के बेटे के किस्मत में लिखा था। रामकृपाल जी, सवाल जो टाइमिंग को लेकर उठाया जा रहा है कि ये फैसला आज ही क्यों, लेकिन देश तो हमेशा चुनावी मोड में रहता ही है, तो उसके लिए तो फिर गुंजाइश कहां छोड़ती एक तरीके से देश की राजनीति में बचती कि जब भी आप कोई फैसला लेके उसको किसी ना किसी राज्य के या देश के चुनाव से जोड़ा जाएगा। रामकृपाल जी, जैसा कि आपने बहुत डिटेल में दिखाया कि जनगणना 10 साल के बाद होती है और ये संविधान में है और ये केंद्र की सूची में आता है, इस पर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है। जी, सबको ये मालूम है कि जातीय जनगणना से अलग किसी तरह का कोई प्राविधान नहीं है संविधान में है जनगणना होगी हर 10 साल के बाद। उसमें संसद जो भी चाहे, जैसा भी कमेटी हो, उसमें क्लाज आप जोड़ सकते हैं क्या क्या, जैसे बहुत सारी चीजें, आर्थिक विषय है, जातीय पहचान है, आप कर लीजिए, लेकिन वो आम जनगणना का हिस्सा होगा। तो सबको ये पता था कि 25 और 26 में ही जनगणना हो पाएगी। तो ये जो मेरा कहना है कि अभी मोदी सरकार बनी और लगातार इस देश में जातीय जनगणना के लोग मांग कर रहे थे। तो अगर जो जनगणना 21 में ड्यू थी, वो जनगणना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की और उसमें यह भी घोषणा की है
कि जो जातीय पहचान का मामला है वो भी उसमें शामिल होगा, एक उसका हिस्सा होगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग ये जानते थे कि जब जनगणना होगी उसी के साथ ही हो सकता है, अलग से कोई नहीं। अलग से मनमोहन सिंह ने भी कहा था अलग से स्टेट सर्वे करा सकती हैं, वो कर्नाटक ने कराया, तेलंगाना ने कराया, बिहार ने कराया, किसी ने जारी किया, किसी ने नहीं जारी किया। तो मेरा यह कहना है कि ये अगर अभी नहीं करते, फिर वही बात आई कि महिलाओं को आरक्षण क्यों, ये तो सोनिया गांधी का था ना, ये महिलाओं को आरक्षण मिले तो कांग्रेस का मतलब एक तरह ड्रीम था जी, उसको भी मोदी जी ने जो पड़ा हुआ था इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको लेकर भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। लेकिन 1948 का जो जनसंख्या का एक्ट है वो सीधे तौर पे केंद्र को ही हक देता है कि वो जनगणना करा सकते हैं। बाकी जगह जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं वो सर्वे हो सकता है, जनगणना नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि डीजीएमओ ने दी पाकिस्तान को क्या चेतावनी, क्या है पूरी खबर, इस पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जहां सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहेंगे, ना हो भय ना उत्पीड़न सहे। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाएं न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन, नालसा आपके साथ है। पौष का कानूनी हक आपका साथ देता है। कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक वर्क प्लेसेस सेफर टुगेदर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज कई और अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर पूर्व के विकास की दिशा में बेहद अहम फैसला लिया है। किस प्रकार से फैसले लिए गए उसके तहत अगर फैसलों की बात की जाए तो कैबिनेट के फैसले के तहत करीब 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन के शिलांग से सिलचर तक राजमार्ग को मंजूरी आज कैबिनेट में दी गई है, जिसके तहत कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कुल लागत होगी करीब 22,864 करोड़ रुपए और नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से एक बड़ा कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट अपने आप में अप्रूव हुआ है। मेघालय, असम, त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्व के कई राज्यों को मिलेगा इसका फायदा। सीधे तौर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का आवागमन सुविधाजनक होगा। गन्ना किसानों के हित में भी आज बड़ा फैसला लिया है मोदी सरकार ने। सीधे तौर पर इस बड़े फैसले के तहत किसानों को राहत मिलेगी, खासतौर से देश के करोड़ों किसानों को जो गन्ना उगाते हैं। गन्ने का FRB वर्ष 25-26 के लिए बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और अपने आप में ये एक बड़ी बढ़ोतरी के तौर पे लगभग 10.25% की बेसिक रिकवरी रेट पर
लागू होगी नई दर और इसका फायदा देश के किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। हर 0.1 रिकवरी बढ़ने पर 3.46 रुपए प्रति क्विंटल की मिलेगी अधिक राशि। इस फैसले को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार के इस फैसले से फायदा होगा। इसका फायदा सीधे तौर पे उनको मिलता हुआ नजर आएगा। अब आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। उधर पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से बौखलाया हुआ है और सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार कर रहा है, जिस पर भारत ने उसे आज बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है डीजीएमओ की बातचीत में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा परिस्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंगलवार को भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की थी। इसके साथ ही केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल करते हुए पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम फिर जांच के लिए बैसरन घाटी में हमला स्थल पहुंची। एनआईए ने अभी तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सेना ने लगातार छठे दिन नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे उल्लंघनों के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी। गौरतलब है कि ये एक नियमित साप्ताहिक वार्ता थी, लेकिन इसमें संघर्ष विराम उल्लंघन पर भी चर्चा हुई। पहलगाम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कॉल आया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर कुवैत के समर्थन पर धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा कि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहया से बात करके खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुवैत की एकजुटता और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के लगातार एक्शन से आतंकिस्तान में घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री को रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। उधर पहलगाम हमले के बाद से घाटी में चुनिंदा पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डल झील जैसे मुख्य पर्यटन क्षेत्र बंद नहीं किए गए हैं। 48 से ज़्यादा जो अन्य पर्यटन स्थल जो है वो जो बंद किए गए हैं वो बेहद सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। लेकिन सुरक्षा कारणों से भले इन्हें बंद किया गया हो, लेकिन आशंका पर्यटकों के मन में ऐसी है कि शिकारे यहाँ खाली है, पर्यटकों का आना बेहद कम है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल झील, श्रीनगर। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए थे, जिसकी समय सीमा कल खत्म हो चुकी है। लेकिन आज भी कई पाकिस्तानी नागरिकों के वापस जाने का सिलसिला जारी रहा। खास बात यह रही कि कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक थे जो दशकों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी और अब उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा है। इतने लंबे समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इन लोगों के देश में रहने से आंतरिक सुरक्षा के साथ ये समझौता नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की तारीख 29 अप्रैल को खत्म हो गई। पहलगाम हमले के बाद 786 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा गया। इस दौरान वाघा बॉर्डर का माहौल भावुक रहा। अपनों से बिछड़ने वाले रोते बिलखते नजर आए और भरे मन से उन्हें विदा किया। लौटने वालों से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले राज भी सामने आए। कई महिलाएं ऐसी थीं जो भारत में ब्याही गईं और कई दशकों से
इंडिया में रह रही थी। सालों से रह रही एक महिला कराची वापस लौटी और सवाल उठाया कि हमें इतने साल बाद क्यों वापस भेजा जा रहा है। जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी नौजवान भी था जो पिछले 17 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा था। उसके पास भारत का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी था। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। ऐसी ही एक और महिला बारामूला की रहने वाली परवीन अख्तर है, जिनका कहना है कि वो 40 साल से यहाँ रह रही हैं और उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की शादियाँ यहीं से हुई है। ऐसा ही मामला मुजफ्फराबाद की रहने वाली मुफजला का भी है, जिनकी शादी बारामूला में हुई है और उनके भी 2 बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जो मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। ऐसा ही एक मामला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक जवान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी मीनल का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात के बाद एक दूसरे से शादी रचा ली थी। अब वो परिवार के साथ भारत में रहने की इजाजत मांग रही हैं। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तमाम लोग लौट रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का डॉक्यूमेंट कैसे मिल गया, आधार कैसे बन गए और इतने लंबे समय से वो कैसे भारत में रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी मौजूद हैं, मिस्टर एसआर तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के काउंसलर, पासपोर्ट और वीज़ा विभाग में संयुक्त सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपके साथ। सर, अक्सर इस विषय पर बात होती रहती है डिप्लोमेटिक चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर दशकों से कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहा है, क्या ये हमारे अपने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता है? अगर हाँ, तो इस प्रकार से ये होता कैसे है? कैसे लोग इतने समय तक देश में रह पाते हैं, अब जबकि ये जानकारी मिल रही लोग दशकों बाद वापस पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो भी दिखाया गया इस समय, वो शायद भारतीयों से उनकी शादी हुई है और उसका वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है। देखिए, लोग जैसे पाकिस्तान से आते हैं और दूसरे देशों से आते हैं, वो पर्यटक वीज़ा पे आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वीज़ा पर आ सकते हैं, बिजनेस वीज़ा पर आ सकते हैं। और पाकिस्तान और दूसरे 7 देशों के साथ एक और हमारा एक एग्रीमेंट था कि वहाँ के जो एमिनेंट लोग हैं, जजेस हैं और मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं, वो भी भारत बिना वीज़ा के आ सकते हैं। तो ये सब लोगों को अब पाकिस्तान वापस जाना है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जैसे अगर किसी विदेशी का किसी भारतीय से शादी हो जाती है जी, तो उसको साल भर का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, अमेरिकन हो तो 10 साल का वीज़ा भी दे देते हैं, जब भारतीय नागरिकता उनको नहीं मिलती है जी। लॉन्ग टर्म रहने का यहाँ पे उनको हक हो जाता है। तो सर, ये इस लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? क्योंकि हमने देखा कराची की एक महिला, वो कह रही है 41 साल बाद वो वापस जा रही हैं, तो 4 दशक से ज्यादा समय, क्या ये उस समय सीमा में आता है जिसको हम लॉन्ग टर्म वीजा के तहत लाएं? ये जितने लॉन्ग टर्म वीजा होते हैं वो रिन्यू होते हैं, कुछ 2 साल बाद रिन्यू होते हैं, कुछ 5 साल बाद रिन्यू होते हैं। और इस सब का प्राविधान हमारे वीजा मैनुअल में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें है। जैसे अमेरिका के साथ 10 साल का वीजा भी इशू होता है, दोनों साइड देती हैं। तो मैं समझता हूं कि जो महिला अभी 41 साल से यहाँ है, वो अवश्य किसी वीजा पर होंगी जी, और हर 2 साल या 5 साल में रिन्यू होता रहता है। सर, शर्तें क्या रहती हैं जब लॉन्ग टर्म वीजा अगर किसी को दिया, तो क्या कि कोई व्यक्ति अगर सपोज जिसने मुजफ्फराबाद कहा या कोई दूसरा शहर कहा,
तो क्या वहीं तक उनको रहने की एक अनुमति होती है या पूरे भारत में वो भ्रमण कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसकी निगरानी की शर्तें या व्यवस्थाएं होती हैं? ये हर वीजा पर हर नागरिक को जो पाकिस्तानी को दिया जाता है उस पर सिटीज स्पेसिफाइड होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बहुत साल से है तो ये जो लोकल FRRO होते हैं, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है हर जिले में जी। और जिस तरह की अगर जो इस तरह जो काफी दिन से जो नागरिक विदेशी नागरिक भारत में होते हैं तो वो सबसे पहले अपनी जांच पड़ताल करके बताते हैं कि किस तरह का इनको वीजा दिया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए ना किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ाया जाए तो किस किस शहर के लिए बढ़ाया जाए। तो ये सब बड़ी जांच पड़ताल के बाद होता है। तो ये महिला जो आई हैं अब कहाँ केवल कश्मीर का था उनका या कहाँ कहाँ का था ये तो पासपोर्ट से ही पता चलेगा, पर मैं नहीं समझता कि वो यहाँ इलीगली यहाँ पर थी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, लेकिन जैसे कोई महिला आई, उनकी शादी हुई, फिर वो बच्चे होते हैं जो कि वो तमाम लोग कह रहे हैं, इस प्रकार के अगली जनरेशन को लेकर किस प्रकार के प्रावधान हैं? जो भारत में कोई बच्चा पैदा हो रहा है इस प्रकार की शादी के बाद से लेकर उस पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या निगरानी की व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार का अगला आगे डॉक्यूमेंटेशन रहता है? भारत में जिस तरह का सिटीजनशिप लॉ था उसमें अगर पिता भारत का नागरिक हो, पहले ऐसा था, तो बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। और अब कुछ उसमें परिवर्तन आया है कि अगर माँ भी अगर भारतीय नागरिक हो तो भी वो बच्चे को भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है। तो अब बच्चों की क्या नागरिकता है ये तो देखना पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ कि अगर पिता भारतीय नागरिक हैं तो और भारत में उनका जन्म हुआ है जी, तो वो भारतीय नागरिकता उनके पास होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, बहुत शुक्रिया इन तमाम पेचीदा विषयों को बड़ा आसानी से समझाने और बड़ा शब्दों में इस बात को रखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर होगी कि शहर शहर जारी है घुसपैठियों पर कहर। किस तरीके से कुछ राज्यों में घुसपैठियों के इस पूरे अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर, इस खबर पर होगी नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिंजर गार्लिक पेस्ट। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट क्या है बच्चे ने? भी मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप।
और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल नजर डाल लेते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अगर बात की जाए अभी तक के लिहाज से तो केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने के फैसला, इस बड़ी खबर पे हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही साथ चर्चा भी की। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए FRP बढ़ाने का फैसला भी मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में आज लिया गया। इसके अलावा DGMO ने दी है पाकिस्तान को चेतावनी और DGMO स्तर पर आज बात करके पाकिस्तान को समझाया गया है कि आप जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं सीमा पार से, उसको आप रोकिए, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो अपने आप इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। और अब बात करते हैं अगली आज की एक और बड़ी खबर को लेकर। आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में बड़ा एक्शन जारी है। गुजरात में अहमदाबाद के बाद अब जूनागढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इससे पहले बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को गुजरात में पकड़ा गया था, जिन पर बड़ी कार्रवाई जारी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी नेपाल सीमा से लगते कई जिलों में सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण और अवैध धार्मिक संस्थानों पर जारी कार्रवाई आज भी चलती रही। यूपी की नेपाल से लगती सीमा पर कई प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों के चलते वहां की योगी सरकार ने इस बड़े अभियान को चलाया हुआ है। अवैध निर्माण और घुसपैठ पर प्रहार। यूपी और गुजरात में चला बुलडोजर। भारत नेपाल सीमा पर कई मदरसे सील। अवैध निर्माण और घुसपैठ के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अहमदाबाद के बाद बुधवार को जूनागढ़ के ऊपरकोट विस्तार के आसपास के इलाके में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुल 59 कब्जे हटाए गए। इस ध्वस्तीकरण अभियान में 8 असामाजिक तत्वों के मकान भी ध्वस्त कर दिए गए। लगभग 16,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा था। कुल 59 प्रॉपर्टीज है, उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया, जिसके तहत 50 बुलडोजर और 36 डंपरों की सहायता से 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी भूमि की 1-1 इंच जमीन अतिक्रमणकारियों से खाली कराई जाएगी। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से बड़े और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आखिर कल से वेब समिट की शुरुआत हो रही है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। क्या है पूरी तैयारी, इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कौन है ड्रूज समुदाय जिसको बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर किए हमले? पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है रूस।
पाकिस्तान को क्यों सता रहा है भारत से हमले का डर? पाक मंत्री ने आधी रात को क्यों बुलाया संवाददाता सम्मेलन? और बताएंगे आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अब दुनिया को दिखाया कौन सा नया हथियार। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए मेरे साथ खबर दुनिया की रात 10 बजे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। सनसेट से पहले म्यूचुअल फंड के मैदान से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा एक बात बता, तू इंडियन टीम का फैन कब से? 96 से सेमीज तक पहुंचे थे यार, फिर हार गए। तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया? अरे नहीं ऐसे कैसे, टीम इंडिया फॉरएवर ब्रो। एग्जैक्टली, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उद्घाटन के दिन मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों की कई दिग्गज हस्तियां भी शिरकत करेंगे। वेब्स 2025 का एक ऐसा मंच है जो हर कहानी और हर सपने को आकार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को दुनिया तक पहुंचा रहा है प्रसार भारती। किस तरीके से देखिए इस खबर में, फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। लाइट्स, कैमरा, इनोवेशन, वेव्स समिट 2025 में आपका स्वागत है। कहानियों, नवाचार और रचनात्मकता की क्रांति में भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वेव्स समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वेव्स समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वेव्स समिट में दुनिया भर से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज रचनाकार और निवेशक एक मंच पर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन को साकार कर रहा है प्रसार भारती। प्रसार भारती वेव्स समिट 2025 का आधिकारिक मीडिया ब्रॉडकास्टर है। 4K तकनीक की शक्ति के साथ प्रसार भारती हर क्षण को बारीकी और शानदार गुणवत्ता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। 80 से अधिक कैमरों की विशाल तैनाती, जिसमें शामिल हैं 3 जिमी जिप 4RF कैमरे लाइव कवरेज के लिए। प्रसार भारती हर एंगल, हर पहलू को पूरी सटीकता से पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। निर्बाध सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए प्रसार भारती मुंबई से सैटेलाइट और अत्याधुनिक GSM मोबाइल तकनीक के जरिए सिग्नल प्रसारित कर रहा है, जिसमें 20 से अधिक अत्याधुनिक बैकपैक ट्रांसमीटर पूरे वेन्यू में सक्रिय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती को हमेशा एक प्रमुख स्थान दिया गया है और कल होने वाले इस कार्यक्रम में भी हम प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए लेकर के जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारे लिए भी एक अवसर है जब जो काम हम लोगों ने अभी हालिया समय में किए हैं या फिर आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो विजिटर्स होंगे उनको हम बताएं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बेहतर तकनीक का उपयोग करें, बेहतर कंटेंट अपने ऑडियंसेस तक लेकर के आएं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोबोटिक PTZ कैमरे भी तैनात हैं। हर कोना, हर भाव, हर क्षण को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रसार भारती प्रतिबद्ध है।
दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक जुट रहे हैं भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में। प्रसार भारती जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, उसकी भी तैयारी पूरी है। 80 से ज्यादा कैमरास और बेहतरीन प्रोफेशनल्स के साथ पूरी दुनिया देखेगी भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जश्न। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मुंबई।